एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, जिसको जल्दी से हम रैप अप करते हैं, जिसके 3 स्टेप्स रह गए हैं खाली। तो हमने कहा था कि हमने डिजीज़ के पॉपुलेशन डिजीज़ को डिफाइन कर लिया एंड डिस्क्राइब भी कर लिया। डिस्क्राइब करने के बाद हमने मैयर करना है डिजीज़ को। मैयर हमने करना नहीं, मैयरमेंट का हमें बेसिकली पता होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि हम जाके मैयर करने लग जाए कि भाई हमारी पॉपुलेशन में कितने लोगों को है। डिपेंड करता है हमारा टॉपिक क्या है। अब टॉपिक अगर ये हो कि मैं प्रेवलेंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर चेक करना चाहती हूँ इन द सपोज मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ रावलपिंडी, ठीक है, बहुत सिंपल सा कर लेते हैं। अब एंडोमेट्रियल कैंसर की अवेयरनेस हाल ही मैंने चेक करनी है। मैंने उसको किसी कॉज किसी इफेक्ट से रिलेट नहीं करना, लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि एंडोमेट्रियल कैंसर का डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में किस टाइम पे ज़्यादा होती है, किस जगह ज़्यादा है, हमारे यहाँ है या नहीं है, और क्या हमारा पर्सन के कौन से करेक्टर्स हैं जो एंडोमेट्रियल कैंसर से रिलेटेड हैं, और फिर मुझे ये नहीं पता होगा अगर कि मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वहाँ एंडोमेट्रियल कैंसर का कोई रिस्क होता भी है या नहीं होता, बिकॉज दे आर डेफिनेटली 90% स्टूडेंट्स जो अभी आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के होते हैं वो अनमैरिड होते हैं, तो क्या उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर का ज़्यादा रिस्क है या नहीं है। तो आपको ये सारी बातें पता होंगी और ये आपको रिस्क उसमें कितना है ये तभी पता चलेगा जब आप मेजर करेंगे कि आपकी पॉपुलेशन में डिजीज़ कितनी ज़्यादा है, और अगर है तो वो क्या डेथ कॉज कर रही है, मोर्टेलिटी कॉज कर रही है, या फिर इलनेस है, मॉर्बिडिटी है मतलब जो कॉज कर रही है, या फिर किसी किस्म की डिसेबिलिटी कॉज कर रही है। तो ये बातें पता होंगी तो मैं उनमें अवेयरनेस चेक करूंगी ना। मैं अवेयरनेस ऐसी तो नहीं अंधाधुंध के बस मैं पता कर लूँ मुझसे कभी तुम्हें पता है क्या होता है, तो ऐसे नहीं काम होता, ठीक है। तो ये आपका मेजरमेंट ऑफ डिजीज एक स्टेप होता है बाकायदा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी इलनेस जिस पे आप स्टडी करें क्या वो कितनी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी कॉज करती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने भी बात की थी कि मोर्टेलिटी के लिए तो चलो हम बहुत सारे मेजर्स ले लेते हैं कि क्रूड डेथ रेशियो एंड फलाना। मॉर्बिडिटी के लिए हम इंसिडेंस या प्रेवलेंस लेते हैं कि नए केसेस कितने आ रहे हैं उसके जिस टाइम में हम स्टडी कर रहे हैं, और टोटल केसेस कितने हैं नए और पुराने मिला के, ये दोनों चीजें चेक करनी होती हैं। अब इन दोनों चीजों के बेसिकली चेक करने के लिए दो तरह की स्टडीज के नाम है। एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और दूसरी हमारे पास होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। अब ये आपने नाम बहुत अच्छे से याद रखने, और अपनी जब आप स्टडी डिजाइन लिखते हैं ना, जब आप रिसर्च करते हैं उसमें लिखने भी होते हैं, ठीक है। हम जो मोस्ट कॉमनली करते हैं वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है कि एक टाइम में किसी पॉपुलेशन में जाके उनसे उसी टाइम पे डाटा ले लेना और दोबारा उनसे कोई ताल्लुक वास्ता ना रखना कि दोबारा उनको क्या हुआ नहीं, उनकी डिजीज कहाँ गई थी या नहीं थी, क्या था, वो चीज़ होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहती हूँ हाइपरटेंशन के बारे में, मैं कोई डिजीज़ का स्टडी कर रही हूँ कि हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स ये कुछ भी चेक कर रही हूँ। अब मैं पॉपुलेशन में जाऊँगी और मैं उनसे क्वेश्चन पूछ लूँगी जो कि उनकी डाइट कैसी, ओबेसिटी है कि नहीं, सॉल्ट इनटेक कितना है, लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी बातें मैं पूछ लूँगी और उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। दोबारा मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। ये जो एक पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है। मोस्ट कॉमनली हम ऐसे ही करते हैं। जो आपकी क्रॉनिक डिजीज होती हैं जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये क्रॉनिक इलनेसेस है, इनमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी अच्छी होती है बिकॉज ये आपको प्रेवलेंस के बारे में बताती है। क्योंकि जब आप किसी एक टाइम पे किसी पॉपुलेशन में जाओगे और उनसे डाटा लोगे तो आप जितने भी नए केसेस होंगे या पहले के केसेस होंगे, हो सकता है कोई बंदा आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दे जो उसी दिन जिसको पता हो कि उसे पता चला हो कि उसे हाइपरटेंशन है, और कोई आपको ऐसा बंदा भी इन्फॉर्मेशन देगा जिसको 10 साल से हाइपरटेंशन हो। तो चाहे नए केसेस थे चाहे पुराने थे, वो सारे मिक्स हुए हुए होंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इससे आपको प्रेवलेंस का पता चल जाता है। लेकिन जब आपने इंसिडेंस चेक करना होता है कि नए केसेस खाली कितने हैं, तो मोस्ट कॉमनली हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज को प्रेफर करते हैं। इसमें हम जो पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ रावलपिंडी की बात की थी, उनसे हम एक टाइम पे भी डाटा लेते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी स्टडी करनी है तो मैं एक दफ़ा भी डाटा लूंगी, उसके बाद फॉलो अप में कुछ अरसे बाद, सपोज 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने या साल बाद जो मेरा टाइम है, दोबारा से उनसे डाटा लूंगी, ठीक है। वो दोबारा मैं उस पॉपुलेशन में जाके डाटा इसलिए लूंगी ताकि मुझे पता चले कि उस वक्त जिनसे डाटा लिया था उनका हाल कैसे है, लाइक क्या उनमें से लोग ठीक हो गए, नहीं ठीक हुए, और कितने नए लोग ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इंसिडेंस का पता चलेगा कि उस वक्त जो दूसरी बार डाटा लेने में, मतलब एक मैंने पहली बार लिया था, एक दूसरी बार लिया, दूसरी बार में जो नए केसेस आए होंगे वो मुझे इंसिडेंस का बता देंगे, अंदाजा हो जाएगा कि कितने इंसिडेंट्स है, कितने न्यू केसेस हैं। तो ये इसलिए कंडक्ट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्रॉस सेक्शनल ही ज़्यादा होती हैं, और आपने अपनी स्टडी डिज़ाइन जो हम नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं उस पर लिखना होता है कि इट इज़ क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है जी, ये बात होगी। तो हम डिजीज़ को मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई उसको क्या हिसाब किताब करिए, आइदर डेथ करिए या नहीं करिए, फलाना फलाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने उसको नॉन इंडिसीज से कंपेयर करना है। नॉन इंडिसीज से कंपेयर करने का मतलब ये है कि जब हम किसी से सवाल पूछते हैं कि डिजीज़ आपके बारे में,
तो हमें कुछ अंदाजा होता है कि यार शायद ये फैक्टर हो जो इसमें इस बंदे में डिजीज कॉज कर है। फिर हम दूसरे बंदे से सवाल करते हैं, तीसरे से, और पूरी पॉपुलेशन के हर बंदे से करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अंदर ही आप सब ग्रुप्स बना लेते हैं कि यार मेरे पास, अगर मेरा टोटल जो पॉपुलेशन साइज था, मतलब मैंने 200 लोगों से सवाल पूछे हैं, तो इनमें से ऑलमोस्ट 110 लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सेडेंटरी है, वो उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है उनमें हाइपरटेंशन है। लेकिन इधर वाले मुझे लग रहा है कि ये लोग बहुत स्पाइसी फूड्स और सॉल्ट इनटेक ज्यादा करते हैं, इस वजह से उनमें हाइपरटेंशन है, जो बाकी 90 लोग हैं। तो आप कंपैरिजन करते हो या तो अपनी पॉपुलेशन को किसी और पॉपुलेशन से, या फिर अपनी ही पॉपुलेशन में आप सब ग्रुप्स बना लेते हो अगर आपको लगता है कि ये बन सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाती है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता, नहीं भी करोगे तो इट्स फाइन, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी स्टेप होता है, अब आपने सब कुछ कर लिया, डाटा कलेक्ट हो गया, एनालाइज हो गया, अब आपने उसके रिजल्ट के बारे में हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है। आपने डिजीज को जान लिया, डिजीज को अपनी पॉपुलेशन में जाके मेजर कर लिया, उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए, उनको आपस में कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब आप उसका हाइपोथेसिस बनाओगे। अब हाइपोथेसिस बनाते हुए लाजमी याद रखना है कि आपने पूरी 3-4 चीजें हैं जिनको आपके हाइपोथेसिस में नजर आना चाहिए, ठीक है। सपोज अगर मैं मलेरिया का हाइपोथेसिस बनाऊं तो मैं ये कह दूं अगर कि हमारे पास मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया, तो दिस इज अ वेरी वेरी पुअर हाइपोथेसिस। ये बिल्कुल भी आपकी एपिडेमियोलॉजी के रिजल्ट का हाइपोथेसिस नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा। बल्कि आपने 4-5 चीजों को एड्रेस करना होता है कि आपने हाइपोथेसिस में अपनी पॉपुलेशन का नाम लाजमी, मतलब पॉपुलेशन को डालना होता है कि किस लोगों की बात हम कर रहे हैं जिनमें ये डिजीज है। उसके बाद पॉपुलेशन के बाद जा रहे हैं, हमने डिजीज के बारे में नाम डालना है कि डिजीज कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 चीजें तो ये होगी। उसके बाद हम किस कॉज से उस डिजीज का एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करें। अगर एक तो था ना हम अवेयरनेस चेक करें, तो उसको छोड़ के अगर हम कोई कॉज से एसोसिएट करें किसी डिजीज को, जैसे मैं कही थी कि अल्कोहल रिलेटेड विद फैटी लिवर डिजीज, या हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग रिलेटेड विद ब्लड कैंसर, तो जो कॉज हम एसोसिएट करना चाह रहे हैं उसका जिक्र लाजमी करना है हाइपोथेसिस में। जो इफेक्ट उससे प्रोड्यूस होगा, यानी जो डिजीज होगी वही बात है, वो लाजमी उसमें लिखना है। फिर कितना ज्यादा कॉज होगा तो इफेक्ट आएगा, और कितनी देर के लिए कॉज होगा तो इफेक्ट आएगा, ये दोनों चीजें लिखना बहुत जरूरी है। इनको हम कहते हैं, कितना ज्यादा कॉज होगा और इफेक्ट आएगा उसको हम कहते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के। अब अगर मैं कितनी स्मोकिंग करूंगी तो मुझे कैंसर होने का खतरा है, ठीक है, ये डोज रिस्पॉन्स हो गया। डोज इज स्मोकिंग एंड रिस्पॉन्स इज कैंसर, लंग कैंसर। और कितने अरसे तक स्मोकिंग करूंगी तो मुझे कैंसर होने का खतरा है, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये आपके फैंसी लफ्ज आपके एमसीक्यूज में आते आते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। आपसे वो पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में एक हाइपोथेसिस देके कि इसमें दिस इज द थिंग, यानी कि अगर उसने बताया हुआ है कि स्मोकिंग ऑफ 30 to 40 सिगरेट्स इन अ वीक, और ये आपको कॉज करते हैं, तो उससे आपसे पूछते हैं कि 30 to 40 सिगरेट्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं। तो 30 to 40 सिगरेट्स आपको डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बता रहे हैं। ये फैंसी लफ्ज है, बातें इनमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपका कितना ज्यादा आप सिगरेट लेंगे तो कितनी स्मोकिंग रिस्क बढ़ जाएगा कैंसर का, और कितने अरसे तक लेंगे, 2 से 4 हफ्ते लेंगे, 2 से 4 साल लेंगे, या 10 साल लेंगे, या 4 महीने लेंगे, ये बताना होता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए। फिर जब तक एनालिटिकल स्टडीज उसको प्रूव नहीं करती थी तब तक हम उसको प्रूव नहीं करते। इसका यूज बहुत ज्यादा इस वजह से, मतलब अब इस सारी जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमने पढ़ी, इसका फायदा ये होता है कि आपका एक बेस लाइन हाइपोथेसिस बन जाता है, एक चीज, एक डिजीज की तरफ जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करने वाले हैं उनका ध्यान चला जाता है कि येस वी हैव टू सर्च अपॉन इट, ये एक मेजर इशू है सोसाइटी का, या मेजर इशू ना भी हो, माइनर भी हो, तो भी सारी डिजीजेस को एड्रेस करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर कम्युनिटीज। तो वो उसको जो रिस्पॉन्स करते हैं, और फिर उस पर जब मजीद रिसर्च होती है तो पता चल जाता है एग्जैक्टली कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। इस वजह से डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बात खत्म होती है, अगले पार्ट से हम केस कंट्रोल स्टडी शुरू करेंगे। अभी तक किसी कोई मसला हो या ना, थैंक यू।